नमस्ते, कैम कला के नए भाग में आप सबका स्वागत है। मैं अर्चना देशपांडे जोशी आज आपको एक मूर्तिकार की जीवन कहानी सुनाने वाली हूँ, जिनका नाम है किरण जागेट। और वो इतनी बड़ी मूर्तिकार है कि वो दुनिया में एकमेव ऐसी है कि जो आपको सिर्फ 30 मिनट में आपकी पोर्ट्रेट वाली मूर्ति बना के दे सकती है। इनके यूट्यूब पे मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स है, देखने वाले हैं। आप उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, जो राजस्थान से शुरू हुई है और मुंबई में अभी भी शुरू है। तो आई वेलकम किरण मैम। थैंक यू अर्चना जी। चलिए, आप थोड़ा सा आपके बचपन के बारे में हमें बता सकते हैं तो, क्योंकि राजस्थान का बचपन और मुंबई का बचपन में बहुत अंतर है। वो जर्नी कैसी थी आपकी? हाँ, मेरा जन्म तो झुंझुनू ज़िले में हुआ था, पर मेरे पापा जयपुर शिफ्ट हो गए थे, तो मेरी एजुकेशन वगैरह उधर ही हुई, जयपुर से ही। और 6th क्लास में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय पावटा चली गई थी, जो एक नवोदय रेजिडेंशियल स्कूल्स है। इतनी छोटी उम्र में आप रेजिडेंशियल स्कूल में गई मम्मा पापा को छोड़ के? तो मेरे ख्याल से वहीं पे मेरी जड़ें मजबूत हुई कला के बारे में, क्योंकि वहाँ पे ऑल ओवर आपकी ग्रोथ होती है और इतना ऐसा वहाँ का एनवायरनमेंट होता है कि आपके अंदर जो छिपा हुआ है वो बाहर निकालने में आपके टीचर्स मदद करते हैं। आपके फ्रेंड्स, मतलब एक घर जैसा माहौल ही रहता है। हाँ, क्योंकि हमारी जो उम्र आपने जो बताई, 6ठी कक्षा में से 12वीं कक्षा तक, तो वो किशोर वयीन अवस्था होती है, जहाँ पे हम एक्चुअली हमारे अंदर के सब सारे कला गुण समझ के उनको उबारने के लिए अलग अलग चीज़ों से हम लोग बनते हैं। तो वो बनने वाली उम्र में आप वो अच्छे स्कूल में थे, तो वहाँ पे आपकी चित्रकला अच्छी थी या वहीं पे मूर्ति कला चालू हुई? चित्रकला अच्छी थी, मूर्तिकला के बारे में इतना कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर भी चौक पे छोटा छोटा कार्विंग वगैरह करना, ये सब हमारे जो आर्ट के टीचर्स थे उनको काम करते हुए देखना। कभी कभी वो स्कल्पचर्स में भी काम करते थे, तो उनसे बातचीत करके पता लगता था कि ये भी कुछ होता है। लेकिन सोचा नहीं था कि इधर भी जाना है। ड्राइंग अच्छी थी, सब आर्ट में था इंटरेस्ट, एज अ हॉबी लिया था, पर करियर बनाने का नहीं सोचा था। ओके, तो करियर कैसे बनते बनते बन गया? क्योंकि मैंने पढ़ा आपके बायोडाटा में आपने जर्नलिज्म भी कर रखी है, तो जर्नलिज्म कैसे, आर्ट से जर्नलिज्म? एक्चुअली क्या था कि शुरू से दिमाग में था कि सिविल सर्विसेज में जाना है। ओके। तो आरपीएससी दिया था, अच्छा था। फर्स्ट टाइम में मेरा प्री मेंस क्लियर हुआ और इंटरव्यू नहीं हुआ। उसके बाद जर्नलिज्म में पीजी कर रही थी उस वक्त में, क्योंकि इसी फील्ड में जाना था ना, तो एकदम से जवानी का जोश और ये सब था। तभी क्या हुआ कि इंटर्नशिप कर रही थी एक न्यूज़पेपर में, तो मुझे एक बीट कवर करने को मिली थी। वहाँ पे जयपुर में जो सिटी पैलेस है, वहाँ पे समर कैंप लगता है हर बार। तो उस वक्त भी समर कैंप लगा हुआ था क्ले मॉडलिंग का। तो मैंने वहाँ पे जाके देखा, तो जो मेरे गुरुजी बने बाद में, वो किसी को सामने बिठा के उसका पोर्ट्रेट बना रहे थे मिट्टी में। तो पता नहीं अंदर से आवाज़ आई, कुछ हुआ कि अरे मुझे तो ये करना है, एकदम से मन में हुआ। फिर मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि आप मेरे को सिखाएंगे। इस तरह से फिर वहाँ से जर्नी शुरू हुई, सीखना शुरू हुआ। धीरे धीरे फिर कई बार मन में भी आया कि इतना पढ़ने के बाद में मैं अगर मिट्टी में काम कर रही हूँ तो इससे अच्छा था ना मैं शुरू से पहले से ही करती, लेकिन गुरुजी ने मेरे को छोड़ा नहीं। वो कहते हैं ना, कलाकार अगर अच्छा हो, सच्चा हो और उसकी इच्छा बहुत मतलब खींच के लेके आती है अपने गुरु को, ऐसे हो गया आपके बारे में? पीछे भी सरकना हुआ ना, तो वो नहीं, उन्होंने पुश किया, तुम करो। तो एक अच्छा गुरु ही अच्छा कलाकार बनाने के पीछे होता है। मैंने आपको बहुत सारी प्रदर्शनियों में भाग लेते हुए देखा है। आपने दिल्ली से लेके, महाराष्ट्र से लेके, मुंबई से लेके, नेशनल बोलो, इंटरनेशनल बोलो, हर प्रकार की प्रदर्शनी में आपने सहभाग लिया है। और आपके काम की तो इतनी सराहना होती है, इतने लोग आपको मिलते हैं, तो कैसा लगता है? हर चेहरा नया होता है आपके लिए, तो हर चेहरा बनाने के लिए अलग टेक्निक लगता है। हाँ, बेसिकली देखो, फीचर्स सभी के होते हैं, बट अलग होता है। सब में दो चेहरे
बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। लगभग मैंने 500 के करीब लाइव काम कर लिया, लाइव चेहरे बना लिए हैं। कोई भी दो चेहरे एक जैसे नहीं बिल्कुल डिफरेंट, और हर एक चेहरे में नया काम, तो एक नई चुनौती। तो शुरू करती हूँ जब भी नया चेहरा बनाना, तो मुझे लगता है पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। मेजरमेंट्स लगभग सेम होते हैं, बट फीचर्स में ऐसा चेंज रहता ही है। पर जैसे ही काम करना शुरू कर देती हूँ, परमात्मा की कृपा से फिर वो बन ही जाता है। हाँ, क्योंकि हाव भाव वो वैसे जैसे है वैसे ही दिखना जरूरी है। क्योंकि हम जब भी चित्र बनाते हैं तभी उसकी कुछ एक ये होती है, बेसिक होता है। जैसे चित्रकला में होता है वैसे शिल्पकला में भी होता होगा कि ऐसी नाक बनानी है तो कैसा करना पड़ेगा, ऐसे लिप्स बनाने हैं तो कैसा करना पड़ेगा। तो हर अलग अलग चेहरा करते करते कभी कभी आपने तो शुरुआत हर कोई अपनी शुरुआत गणेश जी के साथ होती है। जी। तो कितने सारे गणेश जी आपने बनाए होंगे तो गणेश जी और बाकी भगवान की मूर्तियां बनाते हुए अलग फीलिंग होता है, और इंसानों की बनाते हुए अलग होता है। तो भगवानों की मूर्तियों के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स होते हैं क्या? पैरामीटर्स देखिए, फिगरेटिव में फिगर्स जब हम बनाते हैं तो लगभग मेजरमेंट सेम ही होते हैं। तो थोड़ा बहुत हम जैसे और उसको लॉन्ग बना देते हैं भगवान जी के फिगर्स बनाने में। चेहरा और थोड़ा सा जैसे शिव जी हैं या फिर कृष्ण है, तो उनका थोड़ा सा इस तरह का फीमेल जैसा चेहरा, फेमिनाइन चेहरा रहता है ये सब। लेकिन एक बात है कि जब भी मैं जिस गॉड पे काम कर रही हूँ, आई मीन जिस मूर्ति पे काम कर रही हूँ, राधा कृष्ण अगर बना रही हूँ, तो उन दिनों मेरे अंदर वही प्रेम रहता है। उन दोनों के बीच का जो ना, मैं प्रेम में ही रह जाती हूँ। गणपति जी पे काम करती हूँ तो मुझे वही दिमाग में बस ऐसा लगता है कि इनके अलावा कुछ दुनिया में है ही नहीं। यानी वो एक तरह से मेरे लिए भी एकाग्रता साधना हो जाती है। वो एकाग्रता जरूरी भी होती है ना हर चीज में। अगर आपको जान लानी है, वो उनको देख के किसी के हाथ जुड़ने चाहिए, किसी को अपना दुख चला जाए ऐसा लगना चाहिए, तो उसमें वो डिविनिटी भी होना चाहिए। तो वो करते करते आपको कौन सा काम ज़्यादा अच्छा लगता है? मतलब एक भगवान जी की मूर्ति बनाने अच्छा लगता है कि लोगों को बनाना अच्छा लगता है? या ऐसे में अभी देख रहे हो कॉमन मैन, ये तो बहुत यूनिक है। मतलब लाइक ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि वो मतलब दिखती रहती है, बट हमने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ये ऐसा बन जाएगा। जैसे मैंने काला घोड़ा में एक बार देखा, बहुत बड़ा कॉमन मैन बना है, उसके बाजू में घोड़ा है, लोग उसके ऊपर बैठ के अपनी फोटो ले रहे हैं, बाजू में कॉमन मैन भी खड़ा है, वो भी उसको देख रहा है। मतलब ये सब अलग अलग स्टोरी क्रिएटिंग हो जाता है। तो जब भी भगवान जी की स्टोरीज बनानी रहती है तो उसमें एक सीक्वेंस लाना पड़ता है। तो उसमें आप क्ले मोल्डिंग भी आपने सीखा है, तो क्ले मोल्डिंग का कितना ये होता है, मतलब लाइक कितना क्ले मोल्ड सपोर्ट करता है इसमें? इनिशियली हम ये जैसे क्ले है, ठीक है, मिट्टी है सिंपल, और टूल्स हैं, उनसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगा के मिट्टी, और उसको हम रूप देते हुए जाते हैं। तो अगर भगवान जी का है तो भगवान जी का रूप आता जाएगा, लेकिन भीतर में फिर उसी तरह की बातें चलती रहेंगी। वैसे ही ज़्यादातर मैं क्या काम कैसे करती हूँ, जैसे गणपति जी का है अगर मैं बना रही हूँ, तो बैकग्राउंड में उसी तरह का म्यूजिक चलता रहता है। तो वो मेरे भीतर में भी वैसा ही चलता रहता है, और धीरे धीरे वो मूर्त रूप में आते रहते हैं। तो एक मिट्टी के ढेले से वो मूर्त रूप दे दिया मैंने, ठीक है। मैंने तो क्या दे दिया, मतलब दिला दिया, अपने आप हो गया वो उन्होंने कर दिया, उन्होंने करवा लिया। हाँ, उन्होंने करवा लिया। फिर कंप्लीट होने के बाद में जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मैंने बनाया है। अच्छा, वो बन गया बन गया अपने आप, वो पधार गए। वैसे ही जैसे किसी का चेहरा भी बनाना होता है, तो जो सामने बैठा हुआ इंसान है जिसका मैं बना रही हूँ, मैं उससे बातें करती हूँ साथ साथ में। बातें करते करते उसका व्यक्तित्व मुझे समझ में आ जाता है, उसके एक्सप्रेशंस वगैरह वो मुझे जब समझ में आ जाता है, दिमाग में बैठ जाए, तो वही हाथ से चलता चलता और उसके एक्सप्रेशंस भी उस मूर्ति में आ जाते हैं। तो मेन मकसद मेरा यही रहता है, जो एक्सप्रेशंस हैं जैसे गॉड के चेहरे के हैं या फिर किसी सामान्य मनुष्य के चेहरे के, तो वो एक्सप्रेशन मैं उसमें ला पाऊँ, ये मेरा उद्देश्य रहता है।
जैसे मैंने आपका एक गांधी जी का अपने छोटा सा एक बस लाइन, छोटा एकदम छोटा बस लाइन एक स्कल्पचर बनाया था, उसमें सच्ची ऐसा लग रहा था, उसके पीछे अगर बैकग्राउंड प्लेन सिंपल लगा दे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ा स्टैचू जैसा, मतलब ले हम लोग जैसे देखते हैं ना रास्ते पे लगाए हुए बड़े बड़े स्टैचूज रहते हैं, उनमें जो भाव होते हैं ना उससे भी ज़्यादा अच्छे भाव उसमें दिखाई दे रहे थे। जैसे सारे फ्रीडम फाइटर्स मैंने देखे थे आपने वो जैसे अभी यहाँ पे ये रखे हैं कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस के भी आपने बनाए, तो आप फोटो देख के भी बनाते हैं? हाँ, फोटो से भी बनाते हूँ। जैसे कि काफ़ी लोग इस तरह के जिनके फोर फादर्स नहीं हैं अभी, तो वो फोटो देख के मेरे से बनवाते हैं। अच्छा, तो वो भी बनाते हैं। हाँ, और जब ये हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र में हम रह रहे तो महाराष्ट्र में गणपति फेस्टिवल तो बहुत बड़ी तरह से मनाया जाता है। तो आप उसके भी ऑर्डर्स लेते हो? हाँ, गणपति जी के भी ऑर्डर्स लेते हो, वो भी शैडो मिट्टी में। हाँ, इको फ्रेंडली ही करना है। अभी तो हमारे नियम भी इतने हो गए कि हमको शैडो मिट्टी में ही। तो अभी आप ये जो मूर्तियाँ बनाती है सारी शैडो मिट्टी में ही होती है? हाँ, अलग अलग मिट्टी आती हैं, जैसे रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। हाँ। अगर हमको मोल्ड लेना है, मोल्ड से फिर कास्टिंग करनी है दूसरे मटेरियल में, तो शैडो मिट्टी में काम होता है। एक आती टेराकोटा क्ले जिसको फायरिंग करते हैं, तो उसमें मोल्डिंग नहीं होगा, मोल्ड नहीं लेंगे, उसको डायरेक्ट फायरिंग करवाएंगे। और पॉलीमर क्ले होता है जिसमें बहुत छोटा काम होता है। हाँ। अगर बहुत बारीक काम करना होता है तो पॉलीमर क्ले होता है। हाँ। तो उसको भी बेक करते हैं। इस तरह से अलग अलग क्ले हैं, तो अलग अलग तरह से काम होता है। लेकिन शैडो मिट्टी क्या है कि बहुत फ्लेक्सिबल है, तो इसमें काम करना आसान भी रहता है और फास्ट बहुत होता है। अगर आप चाहें स्पीड में काम करना तो शैडो मिट्टी सबसे अच्छी रहेगी। हाँ, इसीलिए गणेश जी का मूर्ति अभी आजकल शैडो माटी में बन रहा है, और उसका विसर्जन करने के लिए भी वो अच्छा पड़ता है ना, कि हम लोग घर में ही बाल्टी में अगर उसका विसर्जन करते हैं तो हम लोग वही मिट्टी अगले साल भी यूज कर सकते हैं। ऐसा कुछ मैंने सुना है। ऐसा होता है ना? नहीं, ऐसा ही होता है। हाँ। जैसे मैंने अपना YouTube चैनल चालू किया था कुछ साल पहले, तभी मैं यहाँ पे नई आई थी, अराउंड 15 इयर्स हो गए मुंबई में मुझे। तो मैंने गणपति विसर्जन देखा, वहाँ देखा। दूसरे दिन मैं वॉक करने गई, मेरे पास में ही तालाब था जहाँ मैं रहती थी, तो मैंने देखा इतनी गंदगी वहाँ पे हो रखी थी, पीओपी चारों तरफ, और इतना लग रहा था कि कल तक हम इनकी मूर्ति का पूजा कर रहे थे और आज ऐसे पड़ी हुई है। तो बड़ा दिल में ऐसा हुआ कि यार ऐसे क्यों। फिर थोड़ा सा इसके ऊपर सर्च किया कि पीओपी की मूर्ति है, उसको विसर्जन करेंगे तो वो उसमें डाइल्यूट नहीं होगी। फिर इस शैडो मिट्टी की मूर्ति बनाने के लिए यहाँ पे काफ़ी लोग काम कर रहे थे। फिर मैंने YouTube चैनल खोला केवल इसीलिए कि बहुत इजी वे में शैडो मिट्टी की मूर्ति गणपति की आप खुद घर में बनाओ और उसका विसर्जन करो। तो बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत प्यार भी मिला, और इतने लोगों ने मतलब वो लोग मैसेज करते थे, अपना बनाया हुआ दिखाते हैं अभी भी, और एज ए गुरु मेरे को मानते हैं अभी भी। हाँ। तो ये कंसेप्ट शुरू किया था जो अभी भी चल रहा है, इको फ्रेंडली गणेशा के लिए। हाँ, जो एक्चुअली अभी के टाइम में इसकी जरूरत भी है। बहुत जरूरत है। मुंबई जैसे जगह में बहुत कम जगह रहती है और लोगों को बहुत कुछ करना रहता है। प्लास्टिक के फूल यूज करते हैं, प्लास्टिक के चीजें यूज करते हैं। इससे अच्छा तो अगर वो पीओपी अवॉइड ही करे तो अच्छा है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्ले में काम करे, शैडो माटी में काम करे। वो शैडो माटी थोड़ा पीओपी से महंगा है? नहीं, मिट्टी बहुत सस्ती है। और आप शैडो मिट्टी में नहीं तो अपने जैसे गांव में क्या होता है, खेत होते हैं ना, खेत की जो मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी, तो उसको भी अच्छे से छान के आप बना सकते हैं उसमें। ओके। हाँ, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस तरह से काम करें, क्रैक्स आ रहे हैं तो इनको कैसे रोकें, ये सब। अगर आपको भी किसी को भी सुनने वाले को भी कोई भी समस्या है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। और अपनी गणपति की मूर्ति अगर आप अपने हाथों से बना रहे हैं, बनाएंगे तो उसका तो उसमें भाव भी अलग आएगा, और एक प्रकृति के लिए अच्छा संदेश भी जाएगा। आपकी अगली कुछ आपने सोचा है इस बारे में, कुछ वर्कशॉप लेंगे या लोगों को डायरेक्ट मिलेंगे
डायरेक्ट सिखाएंगे, ऐसा कुछ सोचा है स्कूल्स में या कॉलेजेस में? स्कूल और कॉलेजेस मुझे इनवाइट करते हैं वर्कशॉप्स के लिए, वहाँ पे सिखाने के लिए बच्चों को, या फिर कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं तो जैसे गणपति फेस्टिवल आने वाला होता है ना, उससे पहले ऐसे वर्कशॉप्स होते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी लोग होते हैं जिनके साथ में सीखना रहता है, सीखते हैं, अपने अपने गणपति बनाते हैं। हाँ, आप पर्सनल क्लासेस लेते हैं? पर्सनल क्लासेस अभी नहीं ले रही हूँ। अच्छा। हाँ, लेती थी पर अभी नहीं ले रही हूँ। इन फ्यूचर मेरी प्लानिंग है, बट देखते हैं, अभी थोड़ा समय है। ओके। कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं अभी लाइन में, इसलिए। तो आप अपने अभी तक की आपकी जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पार्ट अच्छा लगा है? मतलब लाइक क्या काम करते हुए ऐसा कोई किस्सा होगा कि जो काम करते हुए आपको बहुत मज़ा आया, या आपको बहुत प्रेरणा मिली, या बहुत कुछ नया सीखने को मिला, ऐसा कुछ रहेगा तो आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, हर एक मूर्ति जो भी मैं बनाती हूँ, तो बनने के बाद जो मन में जो खुशी होती है, उसकी तो मैं आपको बता भी नहीं सकती, कल्पना भी नहीं कर सकते। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा दौर आता है जब भी हम बहुत डाउन फील करते, उदास हो जाते मन में, लेकिन तभी अगर मेरे को मिट्टी मिल जाए तो मैं एकदम से फिर से, यानी मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी साधना है, तपस्या है, कुछ भी कहें, जो परमात्मा के करीब लेके आती है। तो और जैसा आपने पूछा तो मैं बताती हूँ, जब मैंने लाइव काम शुरू किया था, एक एग्जीबिशन से शुरू किया था मैंने 2023 में, तभी कुछ कॉलेज के बच्चे थे, उनमें से मैंने, वो मुझसे बात कर रहे थे, तो मैंने जस्ट एक लड़की को बोला कि मैं तुम्हारा बना के दिखाती हूँ, तो उसने कि ठीक है बनाइए। तो मैंने पहली बार ऐसा लाइव छोटा सा बना रही थी, मिनिएचर वर्जन बन गया। उसके बाद सारे बच्चों ने तालियां बजाई और आसपास के लोगों ने, मुझे मतलब इतनी खुशी हुई है अंदर से कि ये तो अलग तरह का काम है, करना चाहिए। उसके बाद किसी भी एग्जीबिशन में जब मैंने बनाया है, तभी इसी तरह से तालियां बजती हैं, और हर बार बजती हैं, और वो मेरे लिए एक पल ऐसा होता है कि मतलब ग्रेटिट्यूड वाला भी होता है, और अपने ऊपर भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई, अपने ऊपर भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, कि कॉन्फिडेंस भी आता है, कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आता है। अरे सच कहें तो जीने में मजा आता है। हाँ, वही तो, जीने का मजा तो उसी में है ना, जो काम करने में आपको मजा आता है, जिससे खुशी मिलती है, जिसके कारण लोग आपको पहचानते हैं। आपकी एक पहचान हो गई है आज, छोटे छोटे जो मिनिएचर्स बनाते हैं उसके बारे में लोग, जब भी मुझे भी किसी ने ऐसा बताया तो मुझे अच्छा लगा कि हाँ, मैं किरण जी को जानती हूँ, मैं उनकी फ्रेंड हूँ। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं इतने बड़े आर्टिस्ट के साथ आज बात कर रही थी, उनकी जर्नी के बारे में बताया, और जिस प्रकार का स्ट्रगल आपने देखा है, मतलब लाइक वो जो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे हर एक के लाइफ में होता रहता है। तो आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ हुआ है कि शादी होने के बाद कुछ रुकावटें आई, या कुछ ऐसा हुआ है कि इससे क्या होगा, कि ये क्यों कर रही हो? वो तो अच्छा था ना जर्नलिज्म, तो अभी किसी ने आपको बोला था आपको शादी नहीं होगी, आपकी शादी में दिक्कत आएगी, तो ऐसा घर वालों का भी सपोर्ट कैसा है? देखिए, शुरुआत में क्या हुआ था, जब भी मैं इस काम की तरफ आकर्षित हुई थी तो सभी लेग पुलिंग करते थे। कोई भी साथ में नहीं था, किसी ने भी, इवन मेरे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लगता था। वो सामाजिक व्यवस्था हमारी ऐसी है कि एक लड़की जिसको किस लिए पढ़ रही थी, अपना उसका उद्देश्य क्या था, फिर एकदम से डाइवर्ट हो गई इस काम में। तो था ऐसा घर में, जब भी हमेशा मुझे थोड़ा सा ताने भी मिलते थे, लेकिन ठीक है, वो एक फेज होता है सभी की जिंदगी में। पर क्या है, अगर वहीं पे छोड़ दिया होता तो आज इतना कर नहीं पाती। तो लगता है कि उस वक्त ये भी जरूरी था। जितना मेरे को अपोज करते थे ना, उतना मैं सोचती नहीं, मेरे को कुछ करके दिखाना है इसमें, अब मुझे इसी में कुछ करके दिखाना है। और बाद में जैसे वही शादी की बात जहाँ चली, तो शादी थोड़ा लेट हुई इसी वजह से शायद, लेकिन मेरे हस्बैंड वो फुल्ली सपोर्ट करते मुझे। इसमें उनको अच्छा लगता है आप ऐसा काम करते हैं। हाँ, तो थोड़ा सा उनका भी रुझान स्कल्पचर्स की तरफ था। तो इसलिए राम मिलाई जोड़ी हो गई।
उन्होंने पूरा सपोर्ट किया मुझे। उसके बाद ससुराल में भी देखो समझते नहीं है लोग शुरू शुरू में, फिर जब आप काम करते रहते हो और आपको बाहर से आपको रिकॉग्निशन मिलता है ना, तो घर वाले भी समझ जाते हैं। आज सभी मेरे साथ में खड़े हैं, सपोर्ट में खड़े हैं। जो नहीं थे सपोर्ट में वो भी आ गए हैं, और जो थे वो उनको तो खुशी होती है ना। अपनी कला ही अपने अंदाज अपना जो भी परिवर्तन होता है वो उसके लिए आपको सपोर्ट करती रहती है। तो ऐसी जर्नी में आपको कितने ही लोग मिले रहेंगे, कितने ही लोगों से आप मिले रहेंगे, कितने ही लोगों के स्कल्पचर्स बनाए रहेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि और भी कुछ करना चाहिए इस फील्ड के लिए? हाँ, धीरे धीरे कर रही हूँ और करना भी है काफ़ी कुछ। बहुत सारे लोगों को, जैसे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए भी काफ़ी लोगों को, जैसे मैंने यूट्यूब से भी सिखाया है, तो वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। और ऐसे वर्कशॉप्स भी लेती हूँ। और क्या होता है, जैसा मेरा काम है, जैसा मेरे को रिक्वायरमेंट होता है, तो मैं लेडीज़ को भी हायर करती हूँ। तो उनको भी, हाँ, जैसे मेड्स होती हैं, इनको इकट्ठा करके उनसे भी थोड़ा मतलब इस तरह का काम करवाना और ये सब। तो इस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। उनके लिए भी नया कुछ उनको सीखने, जैसे दिवाली में दिए बना लिए, गणपति में गणपति का कुछ बना लिया, छोटे गणपति बना लिए, या गुड़ी पाड़वा में कुछ छोटा गुड़ी बना लिया, या ऐसा कुछ अलग अलग चीजों में से आप पैसा तो कमा ही सकते हो। और अलग कलाएं भी लोगों को सिखा के उनमें भी एक जागृति निर्माण हो जाती है कि अरे ये मैं बनाती हूँ तो ये अगर 20 रुपए में बिक रहा है तो मैं 200 बनाऊंगी तो कितने में जाएगा। तो ये एक प्रकार का चालना आप उनको दे रहे हो कि आप कुछ चीजें बनाते हो और उसको बेचते हो, या बेचने लायक चीजें बनाने के लिए उतना काम करते हो, तो आपको उसमें से आनंद भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। क्या बात है। तो आपकी ये जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ऐसे ही आप बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करें, बड़े बड़ी आपकी प्रशंसा हो और आपके अच्छे अच्छे काम हो जाए और हमको अच्छा अच्छा सुनने मिले। आपकी ये जर्नी के लिए आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं, सब कुछ। थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए कैम कला। ऐसे ही नए नए कलाकारों से मिलने के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।